नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, बोले तो रबी क्रॉप्स, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि इसके पहले अपनी गेस पेपर की वीडियो आ चुकी है, वन शॉट क्लास आ चुकी है, उसकी पीडीएफ अवेलेबल हो चुकी है। और अब आप सभी के लिए है गेस पेपर का वीडियो। किसका है बेटा? गेस पेपर का वीडियो है। ओल्ड पेपर सॉल्यूशन का भी आ चुका है और अब आपके सामने है गेस पेपर। और मैं आशा करता हूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे आपके क्या होने वाले हैं, छपने वाले हैं। बेटा ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओनली फॉर 3 क्लासें लेनी है। कौन कौन सी क्लासें लेनी है? एक आपकी फर्स्ट क्लास होगी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की पहली क्लास लोगे। और दूसरी क्लास आपको लेनी है वन शॉट। और थर्ड क्लास आपको कौन सी लेनी है बेटा? थर्ड क्लास ये गेस पेपर की लेने हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं गेस पेपर सॉल्यूशन। गेस पेपर के साथ में सॉल्यूशन भी मिलेगा। अब बात करते हैं, ये लगभग 1 घंटे की है, ये लगभग 1 घंटे की है और ये 1 घंटे की, तीनों मिलाकर 3 घंटे की है। अब बेटा ये 3 घंटे का मटेरियल पढ़ जाओगे, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आप सभी का बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है। और सेकंड में एक चार्ट मैंने दिया था, तो वो चार्ट अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसके साथ में हमेशा खुद पर विश्वास रखना है कि सर हम जो भी पढ़कर जाते हैं वो नहीं आता है, हमारे आसपास से चीजें पूछी जाती है। अरे बेटा आजकल का जमाना यही है, अपने एग्जामिनर अपने को ये नहीं देखता है कि इसको कितना याद है, एग्जामिनर ये देखता है कि ये कितना कर सकता है याद किए हुए के आसपास की चीजें। अब आपसे पूछ ले कि कोई चीज जैसे कि बाजरे का कोई है, बाजरे की कम उत्पादकता का कारण पूछ ले, अरे तो भाई साहब बाजरे की कम उत्पादकता कब होगी? अब आपसे पूछ ले कि मूंगफली की अधिक उत्पादकता के कारण बताइएगा, जो अपने रेतीली मृदा होती है उसमें। अरे बेटा आपको पता है पैगिंग की क्रिया होती है, पैगिंग की क्रिया मुलायम जो मृदा होती है उसमें अच्छे से होती है। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वो अपना माइंड खुद जवाब देता है। तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए उनसे घबराया मत करो, उन क्वेश्चन को छोड़ा मत करो, आप ठंडे माइंड से देखो। बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब भी अपन पेपर देखते हैं, मैं आज भी कोई भी पेपर देने जाता हूं, जब भी पेपर देखता हूं तो उस टाइम फर्स्ट बार पढ़ता हूं तो मेरे को ओनली 30 से 40% क्वेश्चन एग्जैक्ट आते हैं कि हाँ बिल्कुल ये मेरे पढ़े हुए हैं और सीधे के सीधे क्वेश्चन आ गए। 30 से 40% ऐसे मिलेंगे। फिर इसके बाद में दोबारा से मैं पेपर को देखूंगा तो मेरे को लगभग 30% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं आसपास से थे। और इसके बाद में कहीं ना कहीं 10% क्वेश्चन मेरे को बाद में ऐसे मिलते हैं जो कि मैं कॉन्सेप्ट से क्लियर कर सकता हूं। मतलब मेरे को पढ़े हुए भी जरूरत नहीं है, बिना पढ़े ही मैं क्या कर सकता हूं, उनको सही कर सकता हूं। तो बेटा इस प्रकार से आपका 30 से 40, 30 कितने हो जाएंगे? 70 और 10 80% पेपर आपका कितना भी हार्ड से हार्ड हो, ये तो कहीं ना कहीं अपने जो कंपटीशन लेवल का है ना बेटा, उस लेवल का भी ये क्या है, कहीं ना कहीं पूरा एक फॉर्मेट है कि कंपटीशन लेवल में भी इस प्रकार से आ जाते हैं। तो ये तो थ्योरेटिकल है। अरे घबराना किस चीज से है? बिल्कुल भी सारी चीजें पढ़ने पढ़ ली, जब ओल्ड पेपर अपन ने पढ़ लिया, वन शॉट पढ़ ली, इसके बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं? गेस पेपर पढ़ रहे हैं, छपने वाले प्रश्न पढ़ रहे हैं। और इसके साथ में फसलों को अपन कब से पढ़ते आ रहे हैं? अपन कहीं ना कहीं पहले 11th 12th में पढ़े, इसके साथ में ही जेट में पढ़े, इसके बाद में कोई सुपरवाइजर की तैयारी किए होंगे, उस टाइम पढ़े होंगे। फिर भी अपन इतना क्यों घबराते हैं बेटा? अपना मन ही ऐसा है, मन पर कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। अपना जो मन है ना उस पर कंट्रोल नहीं है। मन बोलेगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है और आप घबरा जाओगे, घबरा कर पेपर को खराब कर दोगे। ऐसा नहीं करना है बेटा। ये तीनों वीडियो कहां पर मिलेगी? लिंक चाहिए तो 8690596638 इन नंबरों पर क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको क्या मिल जाएगी? अवेलेबल हो जाएगी इन तीनों क्लासेस की लिंक। इसके साथ में इस पर मैसेज करोगे, आपका नाम, कॉलेज का नाम, वो मैसेज करने के बाद में आपको ऐप का लिंक भेजा जाएगा। ऐप के लिंक से ऐप को डाउनलोड करना है। सिंदूर बैच में तीनों क्लासों की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, क्लियर है क्या बेटा? और अब अपन चलते हैं आगे की ओर। बहुत इजी सब्जेक्ट है बेटा, अब लास्ट पड़ाव है इसे समझ लो। इसके बाद में ज्यादा माथामोड़ी नहीं करनी है, बस ये पढ़ लिया और उसके बाद में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब अपने आता है गेस पेपर के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं बेटा। रबी क्रॉप्स का अपना पेपर है,
इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, किसकी? आपको क्रॉप लॉगिंग की पूछी जा सकती है। इसके साथ में फील्ड पी और गार्डन पी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मतलब एक तो खेत वाला जो मटर होता है और एक क्या होता है, उद्यान मटर होता है। इन दोनों में आपको क्या पूछा जा सकता है? दोनों की डेफिनेशन भी या अंतर पूछ सकता है। इसके साथ में ट्रिटिकेल की डेफिनेशन पूछ सकता है। रबी क्रॉप्स की डेफिनेशन पूछ सकता है कि रबी की फसलें कौन सी है। और एक क्या होती है बेटा, चने में चुटाई होती है। चने में क्या होती है? चुटाई की क्रिया होती है, वो आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्या है बेटा, कहीं ना कहीं डेफिनेशंस है। इसके बाद में आता है गन्ने में शिखर प्रभुत्व है। बात करते हैं तो एपिकल डोमिनेंसी इन ए सुगर केन, मतलब एपिकल डोमिनेंसी सुगर केन में आपको क्या बतानी है? इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। और बाकी जो डेफिनेशंस है वो मैंने वो इंक्लूड नहीं की है जो अपने ओल्ड पेपर में कहीं ना कहीं मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, वो मैंने इंक्लूड नहीं की है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की, और ये डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। और इसके बाद में ही अपन बात करते हैं इसमें, एक तो मेरा मन ही नहीं किया कि इसमें से क्या गेस पेपर है। गेस पेपर में अपन इतना कर सकते हैं कि ये क्रॉप्स आपसे पूछी जा सकती है, इनको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। तो वो गेस पेपर वाली क्रॉप्स जो है वो मैंने अच्छे से इंक्लूड की है, तो उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। फिर इसके बाद में आता है केम व C4 प्लांट। क्या आ जाएगा बेटा? केम व C4 प्लांट में अंतर पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हीट, मतलब बात करें तो गेहूं और फेलेरिस माइनर, जिसको अपन गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, जिसको अपन गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, उसके मध्य क्या देखना है? अंतर देखना है। इन दोनों के मध्य क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। इसके साथ में ही आता है मेडिसिनल प्लांट्स। क्या आते हैं बेटा? मेडिसिनल प्लांट्स, जिनको अपन औषधीय पादप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? औषधीय पादप कहते हैं। और इसके साथ में एरोमेटिक प्लांट है। एरोमेटिक प्लांट की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? सुगंधीय पौधे। क्या हो जाएगा? सुगंधीय पादप हो जाएंगे। अरे क्या हो जाएंगे बेटा? सुगंधीय पादप हो जाएंगे। तो मेडिसिनल प्लांट्स और इसके साथ में एरोमेटिक प्लांट्स के मध्य आपको क्या देखना है? कहीं ना कहीं डिफरेंस देखना है, अंतर देखना है। क्या देखना है बेटा? दोनों के मध्य अंतर देखना है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। इसमें आते हैं सबसे पहले टिप्पणी वाले। टिप्पणी आपको पूछी जा सकती है। 3 प्रकार का गन्ना होता है। अपन बात करें अर्धसाली, ऑटमन, इसके साथ में एक साली। कौन कौन सा होता है? अर्धसाली होता है, इसके साथ में ऑटमन होता है, और इसके साथ में एक साली गन्ना होता है। तो इन तीनों के बारे में आपको पूछ सकता है। इसके बाद में आता है यूज ऑफ सिट्रोनेला ऑयल। जो बेटा सिट्रोनेला है, सिट्रोनेला ऑयल या तेल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तेल का उपयोग किसमें किया जाता है, वो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आपको टिप्पणी देनी है। टिप्पणी वाला क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में बात करते हैं तो पहला है मैनेजमेंट ऑफ रेटून क्रॉप्स इन सुगर केन। सुगर केन में रेटून क्रॉप होती है। रेटून क्रॉप क्या होती है बेटा, जानते हो क्या? जैसे कि अपने ये कोई फील्ड है, अब इसमें कोई गन्ने की फसल लग रखी है। क्या है बेटा? गन्ने की फसल लग रखी है। अब अपन इसको यहाँ से क्या कर देते हैं? यहाँ से इसकी कटाई कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। इसके बाद में इन डंठलों से वापस फसल लेना, इन डंठलों से वापस फसल लेना, रिक्रॉपिंग करना या दोबारा से फसल लेना ही क्या कहलाता है? रेटून क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रेटून क्रॉपिंग कहलाता है। गन्ने की टुकड़ियों में बीज उपचार और बुआई के ढंग आपको बताने। जो गन्ना है, गन्ने में अपन क्या करते हैं? टुकड़ियों की बात करते हैं, जो सेड्स का क्या करते हैं? सीड ट्रीटमेंट करते हैं, और इसके साथ में उनकी बुआई करते हैं। ट्रेंच विधि में करते हैं, कौन सी विधि में करते हैं, तो वो तो आपको पता है, तो उसके बारे में पूछ रखा है। इसके साथ में इसके बारे में मैं पहले भी आपको जो ओल्ड पेपर है उसमें बता चुका हूँ। इसके बाद में आता है सॉइल एंड सीड ट्रीटमेंट के बारे में बताना है कि एक तो क्या होता है बेटा, मृदा उपचार करते हैं, और एक कहीं ना कहीं क्या करते हैं? एक बीज उपचार करते हैं। इन दोनों में मेजर क्या डिफरेंस है, इसके बारे में अपने को क्या करना है? बताना है। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट जो कि क्रॉप्स है, और क्रॉप्स में सबसे पहले आपको एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिंजका, गन्ना, मटर, गेहूं, जौ, जई, इन फसलों का वर्णन पूरा नहीं करना है। सारणी में आपको इनकी बीज दर बतानी है, इनकी 2 उन्नत किस्में बतानी है, उनके पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में, और 2 कीट व रोगों के नाम बताने हैं।
2 कीट व 2 रोगों के ओनली नाम बताने हैं। तो इस प्रकार का एक आपको इससे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, जिसमें चार्ट में आपसे इसकी डिटेल्स मांगेगा। इसके बाद में चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, मतलब महत्वपूर्ण फसलें, जो कि फसलों की आपसे क्या पूछेगा, कंप्लीट डिटेल्स पूछेगा। क्या पूछेगा बेटा, कंप्लीट डिटेल्स पूछेगा। देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं जिसमें आ जाएगा इसबगोल फसल। इसबगोल फसल क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 8 के आसपास में फसलें बताऊंगा, वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करनी है बेटा, क्योंकि 7 8 फसलें आपसे पूछी जाती है। एक तो अपने 6th के थर्ड में जो 6th का होता है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, और 7th के में 3 क्वेश्चन आते हैं, 6 होते हैं। 6 में लगभग आपसे 8 10 फसलें पूछी जाएगी नॉर्मली। तो देखिएगा इसमें एक इंपॉर्टेंट फसल आपकी इसबगोल, जई, रिंजगा, बरसीम, सरसों, इसके साथ में ही गन्ना, आलू और कहीं ना कहीं गेहूं। ये 9 फसलें आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 9 फसलों के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और इनका चार्ट मैंने पिछली क्लास में बता दिया था बेटा, चार्ट बता दिया था। अब बोलोगे कि सर इसका हमारे को सॉल्यूशन नहीं करवाओगे क्या इन फसलों का? बेटा फसलों का मैंने चार्ट दे दिया, इसके साथ में इनका फॉर्मेट दे दिया कि किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है, कंप्लीट फॉर्मेट भी बता दिया कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने को क्या लिखनी है, इनकी डिटेल्स लिखनी है, इनका कहीं ना कहीं वर्णन करना है, इन फसलों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये सारी चीजें अपन ने क्या कर ली है, पहले ही बता दी है, चार्ट वगैरह, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फसलों के नाम लिख लेना। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा इनके सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन में सारी चीजें अपन देखेंगे जो अपने पेपर है उसके बारे में। उसके अलावा 2 जो पिछली वाली जो क्लासें हैं बेटा वो क्लास लेनी ही लेनी है, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं लोगे। और आगे आपकी जो भी सब्जेक्ट का पेपर होगा, जैसे इंजीनियरिंग का होगा या कोई और सब्जेक्ट का होगा, उस सब्जेक्ट का अगर गेस्ट पेपर चाहते हो तो अभी से कमेंट कर देना इस वीडियो पर। और इसके साथ में पहले 2 क्लास आप सभी ने ले रखी होगी, तो 2 क्लास में किस प्रकार से आपको समझ में आया ये भी आपको क्या करना है बेटा, कमेंट करके बताना है। अब क्वेश्चन है क्रॉप लॉगिंग। क्या होता है बेटा, क्रॉप लॉगिंग। एक क्या होता है, क्रॉप लॉजिंग होता है, एक क्या होता है, क्रॉप लॉजिंग होता है, क्रॉप लॉगिंग होता है। बेटा क्रॉप लॉजिंग की स्पेलिंग लिखूं मैं, क्या होता है क्रॉप लॉजिंग। इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं फसल गिरने लगती है। फसल क्या होने लगती है, गिरने लगती है। वो कहीं ना कहीं अत्यधिक पानी के बहाव से मान लो, या इसके साथ में हवा से मान लो, वो क्या होती है, अत्यधिक ऊपर भार हो तब वो गिरे। मतलब वो क्या होने लगती है, वो कहीं ना कहीं जुखाव के कारण गिरने लगती है, जुखाव के कारण गिरने लगती है। दैट इज वो अपने क्या आ जाएगी, क्रॉप लॉजिंग। ठीक है। एक क्या आता है बेटा, एक कहीं ना कहीं अपने आता है क्रॉप लॉगिंग। लॉगिंग का मतलब है अपने को रिकॉर्ड रखना है, कुछ आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना है, कुछ डेटाज अपने को लिखने हैं। वो अपने क्या होता है बेटा, क्रॉप लॉगिंग। क्रॉप से रिलेटेड अपने को कुछ डेटा क्या करने हैं, रिकॉर्ड रखने हैं। तो वो अपने क्या होगा, वो अपने कहीं ना कहीं होगा क्रॉप लॉगिंग। तो देखिएगा फसल लॉगिंग एक प्रणालीबद्ध विधि है जिसमें क्या करते हैं, फसल की वृद्धि से संबंधित जितने भी मानक है, जितने भी स्टैंडर्ड है, जैसे कि पत्तियों में पोषक तत्व की मात्रा, जल की स्थिति, भौतिक अवस्थाओं का क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। भौतिक अवस्थाओं का क्या रखा जाता है बेटा, रिकॉर्ड रखा जाता है, और इसको क्रॉप लॉगिंग कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है बेटा, क्रॉप लॉगिंग कहा जाता है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो रखी जाती है उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहीं ना कहीं फसल का रिकॉर्ड कहते हैं, फसल का रिकॉर्ड या क्रॉप लॉगिंग कहते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं, ये समझ में आ गया कि इसमें क्यों रखा जाता है, जैसे कि अपन बात करते हैं इनपुट वगैरह को उसके अनुकूल अपन दे सके और कहीं ना कहीं क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो ये इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, मेन उद्देश्य होता है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं। आगे अपने आता है फील्ड पी और गार्डन पी में अंतर। एक क्या है बेटा, फील्ड पी है, एक क्या है, गार्डन पी। गार्डन पी की बात करते हैं जो उद्यान में जो मटर होता है, और इसके साथ में फील्ड पी की बात करते हैं जो खेत में होता है, जो खेत में होता है। तो खेत वाले की जब अपन बात करते हैं, खेत में जो मटर होता है, खेत वाले की जब अपन बात करते हैं, तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं जो अपने क्या होता है, इसका पाइसम सेटाइवम आर्वेंसिस की क्या होती है, कहीं ना कहीं बॉटनिकल नेम होता है। मुख्य रूप से सूखे बीजों को और कहीं ना कहीं पशु के चारे के लिए उगाई जाती है, या तो कहीं ना कहीं सूखे बीजों के लिए इसका उत्पादन करेंगे, या फिर इसके साथ में ही पशुओं के चारे के लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे।
इसका क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। तो देखिएगा मुख्य रूप से सूखे बीजों और पशु के चारे के लिए क्या करते हैं, इसको उगाते हैं। कौन से को उगाते हैं बेटा, फील्ड मटर को। किसको उगाते हैं, फील्ड मटर को उगाते हैं। फिर आता है गार्डन मटर। क्या आता है बेटा, गार्डन मटर। ये कहीं ना कहीं सब्जियों के लिए उगाते हैं। किसके लिए उगाते हैं, सब्जियों के लिए उगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एक फील्ड मटर होता है, एक गार्डन मटर होता है। फील्ड मटर कहीं ना कहीं किसके लिए उगाया जाता है, सूखे बीजों के लिए और पशु चारे के लिए उगाते हैं। और इसके साथ में ही ये हॉटेंस वाला जो है, वेराइटी हॉटेंस वाला है, ये कहीं ना कहीं वेजिटेबल के लिए उगाया जाता है। किसके लिए उगाया जाता है बेटा, वेजिटेबल के लिए उगाया जाता है। इसका मेन टारगेट होता है कि मेरे को क्या करना है, मेरी सब्जी बनाओ और खाओ। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं बेटा। सबसे पहले कौन सा होता है, आर्वेंस। आर्वेंस की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं सूखे बीजों के रूप में और कहीं ना कहीं किसके रूप में काम में आता है, चारे के रूप में काम में आता है। एक आता है उद्यान मटर जो कि सब्जी के काम में आता है। ओके, तो ये आपके दोनों के बारे में हो गया। अब इसके बाद में आता है ट्रिटिकेल। बेटा ट्रिटिकेल एक क्या है, उच्च उत्पादन वाली खाद्यान्न फसल है जो कि कहीं ना कहीं संकरण से तैयार की गई थी। गेहूं अकेला जो नहीं कर सकता था, वो कहीं ना कहीं राई के साथ में मिलकर कर रहा है। बेटा कई बार अपन देखते हैं कि दो पार्टनर होते हैं। दो पार्टनर क्यों होते हैं बेटा, वो जो काम अकेले नहीं कर सकते हैं वो काम दोनों साथ में करते हैं। ठीक है, दैट इज वो यहां पर है कि ट्रिटिकेल क्या है, मानव निर्मित संकर अन्न फसल है। मानव निर्मित संकर अन्न फसल है जो कि गेहूं व राई के क्रॉस से तैयार हुई है। गेहूं व राई के क्रॉस से क्या हुई है बेटा, ट्रिटिकेल। और इसके साथ में सिकेल के क्रॉस से क्या हुई है, तैयार हुई है। तो याद रखिएगा, गेहूं और राई के क्रॉस से तैयार ट्रिटिकेल मानव निर्मित संकर अन्न फसल है। क्या है, मानव निर्मित संकर अन्न फसल है। क्या, ये हो जाएगी बेटा अपने ट्रिटिकेल। इसके साथ में ही ये गेहूं और किसके संकर से बनी है, ये कहीं ना कहीं सिकेल के क्रॉस से बनी है। गेहूं की उपज क्षमता और दाने की गुणवत्ता और राई की रोग प्रतिरोधक क्षमता और पर्यावरण की सहनशीलता को जोड़ता है। मतलब उत्पादन वगैरह किसका है, अपने गेहूं का अच्छा है। और इसके साथ में दाने की गुणवत्ता किसकी अच्छी है, गेहूं की अच्छी है। पर इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि राई में क्या होता है, राई में कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता और पर्यावरण के प्रति टॉलरेंस। पर्यावरण की कैसी भी कंडीशन हो, पर्यावरण की कैसी भी कंडीशन हो, उसके प्रति क्या है बेटा, उसके प्रति कहीं ना कहीं सहनशील है। अरे बेटा उसके प्रति क्या है, सहनशील है। और इसके साथ में ही बात करते हैं, ये रोगों के प्रति क्या है, रोगों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाता है। मतलब प्रतिरोध दर्शाता है। क्या दर्शाता है बेटा, प्रतिरोध दर्शाता है, रेसिस्टेंस। तो राई से कौन से गुण हुए बेटा, दोनों में गुणों की बात करते हैं तो उत्पादन क्षमता और कहीं ना कहीं दाने की गुणवत्ता आई गेहूं से, और राई से रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। ठीक है, पर्यावरण के प्रति सहनशीलता आ जाती है। कैसी भी कंडीशन हो अच्छे से जी लेगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिटिकेल हो जाएगा। इसके बाद में आता है बेटा एपिकल डोमिनेंसी इन सुगर केन। बेटा इसमें गन्ने में ये मुख्यतः पाया जाता है। एपिकल डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है जानते हो, एपिकल डोमिनेंसी होता है बेटा, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं, ये गन्ने का पौधा है। ये किसका है बेटा, गन्ने का पौधा है। और इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर की ओर क्या होती है, एपिकल डोमिनेंसी पाई जाती है। मतलब ये क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। इसमें अगर अपन, इसमें क्या होता है, एपिकल डोमिनेंसी का मतलब है ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, इसका शीर्ष भाग खूब ऊपर की ओर बढ़ेगा। अगर इसको यहां से अपन, ये क्या होता है, एपिकल डोमिनेंसी पार्श्व में वृद्धि नहीं होने देती है, साइड में वृद्धि नहीं होने देती है। इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं अगर अपन इस ऊपर वाले भाग को कट कर देते हैं, ऊपर वाली जो एपिकल बड है उसको अगर कट कर देते हैं, तो साइड में पार्श्व बढ़ोतरी होने लगती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एपिकल, एपिकल डोमिनेंसी इन शुगर केन। गन्ने में शिखर प्रभुत्व है वह क्रिया है जिसमें शीर्ष कली ऑक्सिन हार्मोन की, ये जो एपिकल बड डोमिनेंसी है, ये कहीं ना कहीं किसके कारण होती है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण। किसके कारण होती है बेटा, ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है।
किसके कारण होती है? ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है। तो देखिएगा गन्ने में शिखर प्रभुत्व की बात करते हैं तो ये क्या होता है? शीर्ष कली में क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन की उपस्थिति होती है और कहीं ना कहीं पार्श्व कलियों की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसकी दबाव इसको क्या कर देती है? कहीं ना कहीं दबा देती है। मतलब अपन बात करते हैं ऑक्सीजन पाया जाता है तो ऊपर की ओर तो क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, साइड में बढ़ोतरी नहीं होगी। मतलब जो पार्श्व में जो वृद्धि होनी थी उस वृद्धि को क्या कर दिया जाता है? उस वृद्धि को दबा दिया जाता है। दैट इज ये अपने क्या होती है? कहीं ना कहीं एपिकल बड डोमिनेंसी होती है जिससे लंबवत वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। मतलब सीधी तो क्या होगी? वर्टिकल तो होगी, पर इसके साथ में हॉरिजॉन्टल उसमें क्या नहीं होगी? वृद्धि नहीं होगी और बगल की शाखाओं का अंकुरण क्या हो जाता है? विलंबित हो जाता है। तो ये क्या होती है? एपिकल बड डोमिनेंसी होती है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अपने पास में अंतर, और अंतर सबसे पहले है केम प्लांट और C4 प्लांट में। एक कौन से होते हैं? केम होते हैं और एक क्या होते हैं? C4 प्लांट होते हैं। सबसे पहले केम प्लांट की बात करते हैं तो फुल फॉर्म देखिएगा, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या आ जाएगा बेटा? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। केम की क्या है? फुल फॉर्म है। केम की फुल फॉर्म क्या है? केम की फुल फॉर्म है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। केम की फुल फॉर्म क्या है? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। और इसके साथ में ही इसमें क्या होता है? C4 पाथवे होता है। हेच और स्लेक ने दिया था। इसके साथ में ही बात करते हैं O2 फिक्सेशन टाइम की बात करते हैं। और CO2 का स्थिरीकरण कब होता है? इसमें नाइट में होता है। इसमें कब होता है? दिन में होता है। इसके साथ में स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं। बेटा ये क्या होते हैं? जो सकुलेंट प्लांट होते हैं ना, सकुलेंट प्लांट होते हैं जैसे कि एलोवेरा हो गए, जिनमें क्या होता है? कहीं ना कहीं दिन में जो रंध्र है वो बंद रहते हैं। वो वाले क्या है बेटा? ये कहीं ना कहीं कैम प्लांट है। इनमें वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि बहुत कम होती है। इसके बाद में देखिएगा ओपन इन डे, मतलब ये दिन में खुले रहते हैं। और इसके साथ में एडेप्शन की बात करें, ये एरिड रीजन में क्या रहता है? बेस्ट रहता है। सूखे क्षेत्रों में बेटा पानी की तो वैसे ही कमी है, तो वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि कहां से आएगी? तो बेटा ये क्या होता है? कहीं ना कहीं एरिड रीजन के लिए होता है। ये कहीं ना कहीं हाई और लाइट टेम्परेचर के लिए होता है। किसके लिए होता है? हाई और लाइट टेम्परेचर के लिए क्या होता है? कहीं ना कहीं बेस्ट रहता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक तो क्या हो जाएगा? पाइनएप्पल हो जाएगा और इसके साथ में ओपनटिया हो जाएगा। इधर मेज की बात करते हैं और इसके साथ में शुगर केन, एक और लिख लेना एलोवेरा। एलोय वेरा इधर क्या लिख लेना? एग्जाम्पल लिख लेना। क्या लिखना है? एलोय वेरा इधर क्या लिखना है? एग्जाम्पल लिखना है। इधर मेज और शुगर केन आपको क्या लिखना है? एग्जाम्पल लिखना है। इसके साथ में ही अपन चलते हैं आगे की ओर। गेहूं और फेलेरिस माइनर में अंतर किसमें आ जाएगा? गेहूं और फेलेरिस माइनर में अंतर आ जाएगा। मतलब एक तो आपके पास में गेहूं है और एक इसके साथ में क्या है? फेलेरिस माइनर है। तो गेहूं की बात करते हैं तो बेटा गेहूं क्या है? एक कहीं ना कहीं खाद्यान्न फसल है। और इसके साथ में फेलेरिस माइनर की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या है? एक खरपतवार है, एक वीड है। तो देखिएगा बॉटनिकल नेम की बात करते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका है? अपने व्हीट का। फेलेरिस माइनर किसका है? जो अपने गेहूं सा है। बोले तो गुल्ली डंडा, गेहूं का मम। और इसके साथ में ही टाइप की बात करें, ये पशल है और ये क्या है? खरपतवार है। लीफ की बात करते हैं, ब्रॉड होती है और इसमें क्या होती है? नैरो लीफ होती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, इनमें क्या होता है? ऑरिकल्स की बात करते हैं तो ऑरिकल्स इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और इसके साथ में लिग्यूल की बात करते हैं, इनमें क्या होता है? छोटा होता है, झिल्लीदार होता है। इसके साथ में इनमें क्या होता है? लॉन्ग और पॉइंटेड होगा, मतलब नुकीला होगा। इसके साथ में ही इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, सीरियल क्रॉप है, मतलब खाद्यान्न खाने के काम में आती है। और ये कहीं ना कहीं क्या करती है? ये कहीं ना कहीं गेहूं से पोषक तत्व है। मतलब गेहूं के साथ में क्या करता है? कंपटीशन करता है। गेहूं के साथ में क्या करता है बेटा? कंपटीशन करता है। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट अंतर आता है मेडिसिनल प्लांट्स और इसके साथ में एरोमेटिक प्लांट्स। बेटा मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं? जो कि कहीं ना कहीं औषधि में काम में आते हैं। जो कि कहीं ना कहीं किस में काम में आते हैं? औषधि के काम में आते हैं। और इसके साथ में एरोमेटिक प्लांट्स की बात करते हैं तो जो कि एरोमा, मतलब बात करते हैं सुगंध के लिए जरूरी होते हैं, सुगंधीय पौधे होते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा? यूज की बात करते हैं तो डिजीज ट्रीटमेंट में काम में आता है। मेडिसिनल प्लांट मतलब क्या होता है? औषधि होती है, औषधि रोग प्रबंधन के काम में लेते हैं। एरोमेटिक प्लांट्स की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं एरोमा के रूप में, मतलब इत्र और तेल के रूप में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है।
कंपाउंड की बात करते हैं, इनमें एल्कोलॉइड होते हैं और इसके साथ में टेनिन होते हैं, और इधर क्या होते हैं, आवश्यक तेल होता है जिसको अपन एरोमा के रूप में यूज में लेते हैं, सुगंध के रूप में क्या लेते हैं बेटा, यूज लेते हैं। इसके साथ में ही आता है इधर कौन कौन से पार्ट्स यूज में आते हैं, तो देखिएगा इधर बात करते हैं इसकी रूट्स और लीव्स काम में आती है, जो अपने मेडिसिनल प्लांट्स है बेटा। मेडिसिनल प्लांट्स बोले तो इसमें क्या हो जाएगा, अपने औषधीय पौधों की क्या क्या काम में आती है, रूट्स काम में आती है और लीव्स काम में आती है। इधर अपन बात करते हैं इनके फ्लावर्स काम में आते हैं और लीव्स काम में आती है, जिनसे ऑयल निकाला जाता है एरोमेटिक प्लांट्स में। इसके साथ में ही आता है इधर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तुलसी क्या है, तुलसी बेटा अपने मेडिसिनल प्लांट है। और नीम की बात करते हैं, नीम क्या है बेटा, मेडिसिनल प्लांट है। इसके साथ में रोज की बात करें, ये कहीं ना कहीं एरोमेटिक है। और इसके साथ में लेमन ग्रास की बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एरोमेटिक प्लांट है। इसके साथ में इंडस्ट्री में क्या होता है, इधर इसका फार्मा में फार्मेकोलॉजी में इसका यूज होता है, और इधर कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक बनाना हो, कॉस्मेटिक सामग्री का बात करते हैं तो सौंदर्य जो प्रसाधन होता है उसमें काम में आती है। और इसके साथ में ही बात करते हैं परफ्यूम, मतलब जो इत्र बनाने में क्या होता है, प्रयोग होता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक प्लांट और इसके साथ में मेडिसिनल प्लांट में अंतर हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है बेटा अधसाली, अधसाली, ऑटमन। इसके साथ में ही बात करते हैं एक साली गन्ना में क्या बताना है, अंतर बताना है। ऑटमन की बात करते हैं तो शरद ऋतु का जो होता है वो कहीं ना कहीं ऑटमन होता है। तो अधसाली गन्ने के बारे में देखिएगा बेटा, अधसाली गन्ने की जो बुआई होती है वो कहीं ना कहीं किस में होती है, वो कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त में होती है, और सबसे अधिक लंबी अवधि का होता है 18 महीने। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 18 महीने की होती है। अधिक वृद्धि के कारण उपज सर्वाधिक होती है। साली गन्ना होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये सर्वाधिक उगाया जाता है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं उपज भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अधिक सिंचाई की क्या होती है, जरूरत होती है। वैसे 1500 से 2500 क्या होती है, इसको जरूरत होती है। 1500 से 2500 क्या होती है, इसको सिंचाई की जरूरत होती है। 900 से 2500 की बात करें तो धान को जरूरत होती है। इसके साथ में ही महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत में कौन सा उगाया जाता है, अधसाली गन्ना उगाया जाता है। फिर आता है बेटा ऑटमन, ऑटमन की बात करें जो कि क्या होता है, शरद ऋतु वाला होता है। शरद ऋतु में कब बुआई करते हैं, शरद ऋतु में कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं, बुआई करते हैं। अक्टूबर नवंबर में तो बुआई करते हैं रबी फसलों की, तो देखिएगा अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, और अगले वर्ष अक्टूबर नवंबर में क्या की जाती है, कटाई की जाती है। और इसके साथ में 12 महीने की क्या होती है, इसमें अवधि होती है, और उपज मध्यम होती है। और इसके साथ में हल्की ठंडी जलवायु इसको शुरू में चाहिए, तभी तो अपन इसको ऑटमन बोल रहे हैं, शरद ऋतु का बोल रहे हैं। इसके साथ में उत्तर भारत में क्या है बेटा, लोकप्रिय, उत्तर भारत में क्या है, लोकप्रिय है। अब आता है एक साली गन्ना, कौन सा आता है बेटा, एक साली गन्ना, जो कि क्या होता है, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो 11-12 मंथ, मतलब क्या होता है, ओनली एक साल के लिए होता है। देखो फरवरी मार्च में क्या की जाती है, एक साली गन्ने की बुआई की जाती है। 11 से 12 महीने में ड्यूरेशन होती है। उपज मध्यम होती है, कम सिंचाई की जरूरत होती है। कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छे से ग्रो हो जाता है। और इसको कहाँ कहाँ पर ग्रो किया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इसके साथ में तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में क्या किया जाता है बेटा, इसको ग्रो किया जाता है। इसके बाद में आता है यूज ऑफ सिट्रोनेला ऑयल, मतलब जो अपने पास में सिट्रोनेला ऑयल होता है, इसका प्रयोग किसमें होता है बेटा, इसको अपन मेनली बात करते हैं तो एरोमेटिक प्लांट्स के अंदर इसको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं नेचुरल सोर्स, ये क्या है कि बेटा सिट्रोनेला कहीं ना कहीं तेल का जो अपने साइम्बोपोगोन जो पौधे होते हैं जिनको लेमन ग्रास बोलते हैं, लेमन ग्रास की जो पत्तियां हैं उनके उनसे क्या किया जाता है, इनको निकाला जाता है। पत्तियों व तनों से क्या किया जाता है, इस तेल को निकाला जाता है। और कहीं ना कहीं ये खुशबू में सहायक होता है। एक तो प्राकृतिक स्रोत है, इसमें क्या होती है, तेज नींबू जैसे क्या होती है बेटा, सुगंध होती है। इसके साथ में ही बात करते हैं मच्छर भगाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सिट्रोनेला ऑयल का प्रयोग मच्छर भगाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। स्प्रे, कोयल बनाने में, मोमबत्ती में मच्छर भगाने के लिए क्या आता है बेटा, ये कहीं ना कहीं काम में आता है। किसके काम में आता है, स्प्रे, कोयल, मोमबत्ती, मच्छर भगाने में क्या आता है, काम में आता है। इसके बाद में आता है एरोमा थेरेपी, क्या आता है बेटा, एरोमा थेरेपी। ये कहीं ना कहीं मानसिक शांति प्रदान करता है और कहीं ना कहीं तनाव या स्ट्रेस को क्या करता है, कम करता है। तनाव या स्ट्रेस को क्या करता है बेटा, कम करने में क्या होता है, सहायक होता है। सौंदर्य प्रसाधन या बोले तो कॉस्मेटिक यूज होता है।
क्या होता है, कॉस्मेटिक यूज होता है, जैसे कि इत्र बनाने में, साबुन बनाने में, लोशन बनाने में, और इसके साथ में कीटाणुनाशक गुण इसमें क्या किए जाते हैं, कहीं ना कहीं डाले जाते हैं। तो कॉस्मेटिक जो भी सामग्री होती है, सौंदर्य, अरे आप सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या क्या यूज करते हो, उनमें कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होता है। इसके बाद में आता है प्राकृतिक कीटाणुनाशक में क्या होता है, इसका यूज होता है घरेलू क्लीनर में, इसके साथ में सतह की सफाई करने में इनमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ में पालतू जानवरों की देखभाल, मतलब जैसे कि अपन बात करते हैं, इससे शैम्पू भी बनता है। और जो पालतू जानवर होते हैं ना बेटा, जैसे कि अपन बात करते हैं कुत्ता वगैरह हो गया, इसके साथ में गाय भैंस, इनमें क्या होते हैं, जू वगैरह पिस्सू वगैरह लग जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है मैनेजमेंट ऑफ रेटून क्रॉप इन शुगर केन। बात करते हैं गन्ने में रेटून क्रॉप। बेटा मैंने अभी बताया कि जैसे कि कोई फसल लगी हुई थी, इस खेत में क्या थी, कोई फसल लगी हुई थी, और इसको अपन ने यहां से कट कर दिया, और इसके बाद में जो डंठल है बेटा, जो डंठल बच रहे हैं, इन डंठलों से रीक्रॉप लेना, मतलब दोबारा से फसल लेना, क्या कहलाता है, इनसे रेटून क्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रेटून क्रॉप कहलाता है। मतलब प्रॉपर हार्वेस्टिंग, पहला क्या हो जाएगा, इनके मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अगर अपने को रेटून इनके डंठलों से फसल लेनी हो तो क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर हार्वेस्टिंग। बेटा हार्वेस्टिंग में ऐसे नहीं कि इनके डंठल कहीं ना कहीं नष्ट हो जाए, प्रॉपर हार्वेस्टिंग करनी है। तो देखिएगा, रेटून फसल की कटाई के समय सावधानी रखनी है कि तने के बीच बचे हुए कली क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैंने कहा कि कटाई ढंग से करनी है, पहला हो गया। इसके बाद में आता है स्टबल ट्रीटमेंट, मतलब तने की सफाई करो और उपचार करो। कटाई के बाद में तने की सफाई करके फफूंदी रोगों से बचाव करने के लिए फफूंदनाशक, मतलब बहुत बात करते हैं तो फंजीसाइड से अपने को क्या करना, उपचारित करना है। मतलब सबसे पहले प्रॉपर तरीके से हार्वेस्टिंग कर लिया, हार्वेस्टिंग के बाद में रेटून क्रॉपिंग तो बाद में होगी, पहले तो पहले वाली फसल थी तो अपन ने कटाई कर लिया। कटाई के बाद में दूसरी सावधानी अपने को रखनी है स्टबल, मतलब बात करते हैं जो अपने डंठल वगैरह है, उन डंठलों को क्या करना, उपचारित करना है। क्या करना है, उपचारित करना है फंजीसाइड वगैरह से। फिर इसके बाद में अपने खेत में कोई भी खरपतवार वगैरह लग रखी है, मतलब पहले फसल थी, फसल की हार्वेस्टिंग कर दिया, हार्वेस्टिंग के बाद में स्टबल को ट्रीटमेंट कर दिया, इसके बाद में उस खेत में अगर कोई भी खरपतवार है, कोई भी वीड्स है, तो उनको क्या करना है, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। उनको क्या करना है बेटा, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। तो खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना, हर्बिसाइड का प्रयोग करके कहीं ना कहीं रेटून की अच्छी वृद्धि होती है। मतलब रेटून और खरपतवार के मध्य कोई किसी प्रकार का कंपटीशन ना हो, इसलिए उसकी क्या की जाती है बेटा, सफाई की जाती है। इसके बाद में आता है इरिगेशन मैनेजमेंट। बात करते हैं तो समय पर कहीं ना कहीं पर्याप्त सिंचाई, अपने को बात करते हैं तो जो अपने रेटून क्रॉपिंग है बेटा, अब वो कहीं ना कहीं क्या है, उससे अपने को नई फसल लेनी है तो उसको सारी चीजें अपने को देनी पड़ेगी। खरपतवारें नष्ट कर दी, खरपतवारें नष्ट करने के बाद में उसको जल की रिक्वायरमेंट होती है, और जल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको प्रॉपर तरीके से सिंचाई देंगे। इसके बाद में भाई साहब अपने दूसरी जरूरत होती है फर्टिलाइजर, मतलब मिट्टी का परीक्षण करें। पहले क्या करें, सोइल का ट्रीटमेंट है। बेटा हर चीज लिमिट में जरूरी होती है। अपन बात करते हैं जो फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर में अपने को किस में देना है, लिमिट में देना है। तो देखिएगा मिट्टी के परीक्षण के अनुसार अपने को क्या करने हैं, कहीं ना कहीं उर्वरक देने हैं, और इसके साथ में आमतौर पर फसल से कम लेकिन संतुलित पोषण क्या होता है, जरूरी होता है। तो मिट्टी के परीक्षण के अनुसार अपने को क्या डालने बेटा, उर्वरक डालने, और कहीं ना कहीं मुख्य फसल से कम और क्या करने, संतुलित मात्रा में क्या डालने, पोषक तत्व डालने हैं। इसके बाद में आता है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। मतलब अपन बात करते हैं जो भी अपनी क्रॉप है बेटा, अब उसमें क्या करना है, उसमें कहीं ना कहीं अपन फसल ले रहे हैं, मतलब पहले कोई रेटून क्रॉप ले रहे हैं, मतलब पहले डंठल थे, डंठलों से फसल ले रहे हैं, तो उसमें कीट और रोगों का भी तो प्रकोप हो सकता है, तो उनका क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। उनका क्या करना है बेटा, मैनेजमेंट करना है। फिर आता है गैप फिलिंग, मतलब अपन बात करते हैं ये अपना खेत था बेटा, अब इसमें रेटून क्रॉपिंग कब लेंगे अपन, जैसे कि ये पहले था, यहाँ से कटाई हो गई, यहाँ से कटाई हो गई, अब बीच में ये खाली जगह है, अब इस जगह क्या करें, इस जगह क्या अब की बार भी खाली थोड़ा ना छोड़ेंगे, अब की बार भी खाली थोड़ा ना छोड़ेंगे कि सर नहीं अब की बार खाली नहीं छोड़ेंगे। खाली पड़ी जगह पर या कोई वहां पर प्लांट नष्ट हो जाता है या कोई डंठल नष्ट हो जाता है, उस जगह है पुनः रोपण करना है, उस जगह है पुनः रोपण करना है। तो देखिएगा यदि कोई पौधे मर गए हो
गायब हो गई हो, तो सीजन के आरंभ में नई कटाई लगाकर, मतलब नए सेट्स अपन लगाते हैं और उसी को अपन क्या कहते हैं, गैप फिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गैप फिलिंग कहते हैं, मतलब खाली स्थान को भरना, खाली स्थान को भरना, दैट इज गैप फिलिंग, दैट इज गैप फिलिंग। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है नेक्स्ट और लास्ट अपने आता है सॉइल ट्रीटमेंट, और इसके साथ में ही बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट। तो सॉइल ट्रीटमेंट को ओवरऑल समझो बेटा, अपनी मर्दा है, इसमें कोई भी रोगाणु है, कोई भी कीट है, और इसके साथ में कोई भी खरपतवार है, इसको कहीं ना कहीं अपने को दूर करने के लिए, इनको कहीं ना कहीं रिमूव करने के लिए, इनका प्रकोप कम करने के लिए, इनका प्रकोप कम करने के लिए क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। सोइल में अगर कोई भी रोगाणु है, कोई भी पैथोजन है, कोई भी कीट है, उनको मैनेजमेंट करने के लिए सोइल को डायरेक्ट दवा से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। डायरेक्ट दवा से क्या करते हैं, उपचारित करते हैं, दैट इज सॉइल ट्रीटमेंट। मिट्टी उपचार का मतलब है बुआई से पहले मिट्टी में रसायनों या जैविक एजेंटों को डालकर उसमें रहने वाले कीट और रोगों को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। इसके बाद में देखिएगा, यह प्रक्रिया फसल की जड़ों और कहीं ना कहीं पौधों की मिट्टी से होने वाले रोगों को बचाती है, मतलब मृदा में उपस्थित कोई भी रोगाणु है उससे होने वाले रोगों से बचाती है। और इसके साथ में ही क्या जो जड़ें होती है, पौधों की जड़ें होती है, उन जड़ों में भी तो कभी रोगाणु रह जाते हैं, पैथोजन रह जाते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं काम में आती है। इसके साथ में ही बात करते हैं सामान्यतः मिट्टी को फंजीसाइड से और निमेटीसाइड से, और कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं इनसे, जैव उर्वरक से, इनसे कहीं ना कहीं अपन क्या करते हैं, इनका कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इनका कंट्रोल करते हैं, इनका मैनेजमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास में लास्ट, जो कि सीड ट्रीटमेंट। बेटा कई बार क्या होता है, सीड के साथ में कोई भी पैथोजन चला जाता है, सीड के साथ में कोई भी कीट चला जाता है, सीड के साथ में कोई भी खरपतवार चली जाती है, तो उसको एफआईआर से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। जैसे कि एफआईआर विधि का मतलब क्या होता है, फंजीसाइड से करो, इंसेक्टिसाइड से करो और राइजोबियम से करो। तो देखो इसमें क्या होता है, बीज उपचार वह प्रक्रिया है जिसमें बीज को बुआई से पहले रसायनों से या जैविक एजेंट इसमें क्या हो जाएगा, राइजोबियम, क्या हो जाएगा बेटा, राइजोबियम। ठीक है, ताकि बीज और मिट्टी से फैलने वाले रोगों से क्या मिले, मतलब मृदा में जैसे ही बीज जाएगा तो बीज पर डायरेक्ट अटैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले उसको क्या किया हुआ है, ट्रीट किया हुआ है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। इससे बीज का अंकुरण बढ़ता है, सीड का जर्मिनेशन बढ़ता है, और पौधे की मृत्यु, मतलब पौधा कई बार क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों के कारण, रोगों के कारण, कीटों के कारण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वो नष्ट भी नहीं होगा। इसके साथ में ही फसल की ताकत और इसके साथ में विकास क्या होता है, बेहतर होता है। और कहीं ना कहीं फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो जो अपने जैविक में क्या होता है, राइजोबियम वगैरह होता है, उससे क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। अब बेटा 2-3 मिनट में ध्यान से कुछ चीजें बताने वाला हूँ, उनको अच्छे से सुनना है। अब आपकी नेक्स्ट जो भी फसल है, जो भी आपकी कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर ये हमारे को सब्जेक्ट चाहिए और इसका गेस पेपर चाहिए। और इसके साथ में ही आप सभी को ये भी कमेंट करके बताना है कि कैसे क्या आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, तो आपको इस क्लास के बाद में या क्लास ले ली हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 क्लास नहीं ली है ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की, गेस पेपर की, तो वो दोनों क्लासेस आपको क्या करनी है बेटा, अटेंड करनी है। और इसके साथ में ही नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो एक फॉर्मेट बताया है मैंने, जो पिछली 1 शॉट की क्लास में जो फॉर्मेट बताया है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखनी है, कंप्लीट फसल का वर्णन लिखना है। ऐसे नहीं कि सर हम तो ऐसे ही फसल में लिखे जा रहे हैं, कुछ हमारे को तो पता ही नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए बेटा। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, जो चार्ट है उस चार्ट के माध्यम से डेटा याद कर लेना, और फिर भी कोई भी दिक्कत आती है आगे, अब कुछ भी डाउट है ना, तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना, कॉल करके आप क्या कर सकते हो, हमारे से डिस्कस कर सकते हो। और एक मोबाइल नंबर मैं आपको देता हूं बेटा, उन नंबरों पर कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, मैसेज करना है। इन नंबरों पर आपका नाम, कॉलेज का नाम, सारी चीजें क्या करनी है, मैसेज करनी है। और ये जो एग्रोनॉमी अपनी सब्जेक्ट थी, ये कोई ज्यादा डीपली नहीं है, आप सोचो कि सर बहुत ज्यादा डीपली है, हमारे को कैसे आएगा, कैसा पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा। बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, और कभी भी माइंड पर किसी चीज को हेवी नहीं होने देना है। कोई भी व्यक्ति हो या इसके साथ में ही कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी और सामग्री हो,
कभी भी अपने माइंड पर हेवी नहीं होने देना है, क्योंकि अपने माइंड से भारी चीज कोई भी नहीं है बेटा। यहाँ पर मशीन जो रखी गई है ना आपकी, बहुत भारी मशीन रखी गई है, इससे बहुत अच्छा आप कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो गेस पेपर है ना, इससे लगभग क्वेश्चन आपसे एज इट इज ऐसे कैसे रूबरू होंगे, आपको एग्जाम में मिलेंगे। और तीनों क्लास लेने के बाद में जब आप जाओगे ना, 3 घंटे पढ़कर भी आप जाओगे ना, जैसे पहले पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, 3 घंटे भी पढ़कर जाओगे तो एग्जाम, ये वाली एग्जाम के कारण जो पहले से पढ़ रखे हैं उनके बहुत फायदा है। आप सोचो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाओ कि सर हमारे तो रिजल्ट तो हमारे साथियों का भी तो उतना ही आ रहा है, तो हम तो कहीं ना कहीं बाद में शुरू से ही पढ़ने लगे थे। नहीं बेटा, ये कभी भी मत सोचना, आप कहीं ना कहीं आप डिफरेंट हो। हम मैं बता सकता हूँ कि जब मैं पढ़ता था उस टाइम में शुरू से लेकर एंड तक नोट्स बनाया, सारी चीजें की, और कुछ साथी मेरे से भी अच्छा स्कोर कर जाते थे एग्जाम टाइम में पढ़कर। तो ये डिपेंड नहीं करता बेटा, अब वो उनसे चीजें जाकर पूछे ना तो उनको याद नहीं होगी, पर मैं अभी बता सकता हूँ सारी सब्जेक्ट कौन सी थी कौन सी नहीं थी, मैंने कौन से सब्जेक्ट के कौन से नोट्स बनाए थे, कहाँ पर बनाए थे कहाँ पर नहीं बनाए थे, सारी चीजें मेरे को याद है बेटा। उसका रीजन क्या है बेटा? उसका रीजन है कि अपन डेडिकेशन के साथ में शुरू से लेकर एंड तक पढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं आप भी अगर अब की बार शुरू से लेकर एंड तक नहीं पढ़ रहे हो, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में इस ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में एक शपथ लेनी है कि अब अपने को कहीं ना कहीं वन नाइट फाइट नहीं करना है, वरना वन नाइट में अपनी लाइफ को बर्बाद कर देगी। एक ही नाइट लगेगी अपनी लाइफ को बर्बाद करने में, तो बेटा ऐसा कभी भी नहीं करना है। क्योंकि अब की बार डिमोटिवेट मत होना, अब की बार हम है तो आराम से आपके पेपरों को मैया पार लगाएंगे और आपकी जो नाव है उसको पार करवाएंगे। पर इसके साथ में आगे भी तो प्री पीजी डबल एओ एओ कुछ ना तो कुछ तो बनना है। एओ का भी बेस क्या होता है? बीएससी एग्रीकल्चर होता है। कहीं ना कहीं एमएससी से कोई भी एओ नहीं बनता है। बेस क्या होता है? बेस मजबूत होगा अगर बीएससी एग्रीकल्चर में, तभी वो बन पाएगा। आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी सारी चीजें। और इसके साथ में क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।